दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 26 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज यानी कि 26 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। जी मानसून सत्र आगामी 30 जुलाई तक चलेगा। 5 दिनों के छोटे मानसून सत्र के दौरान सरकार को किन मुद्दों पर धोया जाए, इसको लेकर विपक्षी दल रणनीति बना लिए हैं। मानसून सत्र बेहद छोटा है, लिहाजा विपक्ष इस बात को लेकर रणनीति बनाए हैं कि किन जरूरी जनहित के मुद्दों पर फोकस किया जाए। महंगाई का मुद्दा इसमें सबसे ऊपर है। इसके अलावा बिहार में खराब लॉ एंड ऑर्डर और कोरोना काल के दौरान लोगों की भी परेशानी का मसला उठेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अन्य सहयोगी दलों के साथ चर्चा करके यह रणनीति बनाए हैं कि आखिर सरकार को कैसे इस छोटे सत्र में बैकफुट पर धकेला जाए। वे कौन से मुद्दे होंगे जिन मुद्दों पर जनता के सामने सरकार एक्सपोज हो पाएगी और सरकार की नाकामियां उजागर होगी। दोस्तों जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी और जेडीयू के बीच लगातार सियासी बयानबाजी आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर शनिवार को पार्टी का स्टैंड साफ किया था और अब जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना हमारी पार्टी की पुरानी मांग है और हम किसी भी कीमत पर इससे पीछे नहीं हटेंगे। उपेंद्र कुशवाहा बक्सर दौरे पर पहुंचे थे। यहां पर मीडिया ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं चाहती है, ऐसे में जेडीयू क्या करेगा। तो कुशवाहा ने कहा है कि यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों अलग अलग पार्टी है, हमारी नीति सिद्धांत अलग हैं, हम जातीय जनगणना के पक्षधार हैं। इतना ही नहीं, धर्म परिवर्तन के मसले पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता, यह संवैधानिक अधिकार है। अगर आज मैं इस्लाम धर्म कबूल करना चाहूं तो मुझे कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि धर्म परिवर्तन दबाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपेक्षा से यानी कि खुद की इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसको कोई रोक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी देरी हुई हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। यह सूबे की सत्ता में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए छोटे दल भी नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM भी सियासी समीकरण और गठजोड़ की रणनीति बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए यूपी में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री बनाने की शर्त रखी है। हालांकि आज AIMIM ने ऐसी किसी भी तरह की खबर को खारिज किया है। राज्य AIMIM प्रमुख शौकत अली ने कहा है कि हम उन मीडिया रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं जिसमें AIMIM द्वारा समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद एक मुस्लिम डिप्टी CM बनाने का वादा करने की शर्त रखने का दावा किया गया है। शौकत अली ने कहा है कि यह अच्छा है कि समाजवादी पार्टी अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। यूपी में 20% मुस्लिम आबादी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को अभी तक प्रतिनिधित्व के मामले में उनका हक नहीं मिला है। इसी महीने AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब केवल मुस्लिम और यादव का फैक्टर नहीं चलेगा, यहां पर विकास की राजनीति होगी। उन्होंने कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि BSP के अलावा संकल्प भागीदारी मोर्चा एक विकल्प बनकर उभरेगा। दोस्तों पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इस बीच लगातार बढ़ती कीमतों के बीच पेट्रोल डीजल ने लगातार 7वें दिन राहत दी है। सार्वजनिक तेल कंपनियों ने शनिवार को भी तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, रविवार को भी नहीं किया है। मई के बाद इतने लंबे वक्त तक तेल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पिछले सप्ताह शनिवार को तेल की कीमतों में बदलाव किया था, तब से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को पटना में पेट्रोल 104 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर पर बिका है। मई के बाद से पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उससे हर आम और खास आदमी परेशान है। 1 मई से 24 जुलाई के बीच 10 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वही डीजल की कीमत भी 8 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ये बिहार की बात है।
दोस्तों बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, पटना, गया, भागलपुर, जहानाबाद, पूर्णिया, नालंदा सहित बिहार के सभी जिलों में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके पास पूर्वजों की जमीन है। बिहार वासी कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उस जमीन को अपने नाम करा सकते हैं तथा उसे बेचने का भी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार में पूर्वजों की जमीन अपने नाम कैसे करें, इसको लेकर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आपके पूर्वज के नाम से जमीन है और आपका पूर्वज अभी जीवित नहीं है तो आप वंशावली बनाकर उस जमीन को अपने नाम कर सकते हैं। जी हाँ, बिहार के जिस जिले में सर्वे का काम हो रहा है उस जिले में आप सर्वे अधिकारी के पास वंशावली फॉर्म को भरकर जमा करें, पूर्वजों की जमीन आपके नाम से हो जाएगी। यदि आप एक से अधिक भाई हैं और पूर्वज के नाम पर ही जमीन अभी भी है और आप लोग सभी भाई के बीच जमीन का आपसी बंटवारा करें, फिर अपना नाम से जमीन की रजिस्ट्री करा लें। बिहार में वर्तमान समय में सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। जिस जिले में सर्वे का काम हो रहा है उस जिले में जमीन का खतियान जीवित रैयत के नाम से तैयार हो रहा है। जी हाँ, आप सिविल न्यायालय की सहायता से भी अपने पूर्वजों की जमीन को अपने नाम से करा सकते हैं। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी वकील से भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों धर्मांतरण को लेकर छिड़ी सियासी बहस और जीतन राम मांझी की तरफ से दिए गए विवादित बयान में बिहार के सियासत को गर्म कर रखा है। जी हां, गया में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर विवादित बयान दिया था जीतन राम मांझी। जी हां, जीतन राम मांझी ने कहा था कि मस्जिद में जाकर हम ऐसे चिल्लाते हैं जैसे लगता है कि अल्लाह बहरा हो गया है। जी हां, जीतन राम मांझी ने यह बातें कही है। इस बयान पर जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी की प्रतिक्रिया सामने आई है। जी हां, जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जीतन राम मांझी आजान का मतलब नहीं समझ सकते। आजान का मतलब यह होता है कि हम खुदा को बताना चाहते हैं कि दरअसल हम ऐलान कर रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा है कि जो लोग अजान देने पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मंदिर में घंटा बजाने से भगवान नहीं सुन लेता। ये बातें कही है गुलाम रसूल बलियावी ने। दोस्तों ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 के बाद से भारत में कोरोना से हुई आधी मौत सिर्फ 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई 2021 में हुई है। ये आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि 2 महीने कितने घातक थे और इसका राज्यों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा। भारत में अप्रैल और मई महीने में कोरोना से हुई मौत का 41% महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली से आया है। 3 राज्यों ने इस अवधि में सबसे अधिक मौतें दर्ज की है। दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में 14 महीनों में कुल कोविड की मौत का लगभग 60% अप्रैल और मई में हुआ है। यह सूचना के अधिकारी के तहत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से इसका खुलासा हुआ है। एनसीडीसी ने कहा है कि अप्रैल 2020 और मई 2021 के बीच कुल 3,29,065 कोविड मौतों में से 1,66,632 अप्रैल और मई 2021 में हुई है। मई महीने में 1,20,770 लोगों की जान गई है और अप्रैल में 45,882 लोगों की जान गई है। जून में 69,354 कोविड से मौत दर्ज की गई है। अप्रैल मई से पहले एक महीने के लिए सबसे अधिक मौतें दिसंबर 2020 में 33,035 हुई थी। सितंबर अक्टूबर को कोरोना की पहली लहर का चरम माना जाता था। उसके बाद फरवरी 2021 में इस महामारी से 2777 मरीजों की जान गई है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। बिहार के लोग अब कहीं भी आचरण प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी भी पुलिस कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। खबर के अनुसार पहले चरण में ये व्यवस्था बिहार के अरवल, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण के अलावा सहरसा जिले में किया जाएगा। यहाँ के लोग आचरण प्रमाण पत्र के लिए कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी को वाराणसी एयरपोर्ट पर पुलिस द्वारा नजरबंद किया गया है। मुकेश सहनी यहां पर पूर्व सांसद फूलन देवी के प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। नजरबंद के मसले पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी पुलिस बेलगाम हो गई है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि रविवार को फूलन देवी की शहादत दिवस पर पूरे देश से निषाद समाज के कार्यकर्ताओं का जुटान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुआ है, जिस पर पुलिस चुन चुन करके वीआईपी पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रही है। जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पुलिस ने फूलन देवी की मूर्ति को जब्त कर लिया है और अब वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ता पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। दोस्तों बिहार के सरकारी हॉस्पिटल अब सुंदर दिखने लगेंगे। यहां से कचरा उचरा सब हटा दिया जाएगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री कह रहे हैं। जी हाँ, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ अस्पताल परिसर की भी सूरत बदलने की दिशा में काम कर रहा है। इसी कड़ी में पूरे बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों को व्यवस्थित और सुंदर बनाने को लेकर वर्षों से अस्पतालों में यत्र तत्र फैले कबाड़ को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
दोस्तों, मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के स्टैंड से हलचल तेज हो गई है। यह नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर दिए गए बयान के बाद विरोधी दल में इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि इस बयान के बाद भविष्य में कोई नए राजनीतिक संकेत उभर सकते हैं। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने नीतीश कुमार के जनसंख्या नियंत्रण और जातिगत जनगणना मामले पर भाजपा से अलग राय रखने पर उत्साह दिखाते हुए कहा कि आने वाले समय की राजनीति के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। इसकी वजह से नए राजनीतिक समीकरण भी बन सकते हैं। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ साफ समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के संबंध ठीक नहीं है और यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। वहीं आरजेडी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए नीतीश कुमार के स्टैंड की सराहना की है और लगे हाथों महागठबंधन के साथ आने का ऑफर भी दे दिया है। दोस्तों, चुनाव के दौरान कई बार सांसदों पर पैसे देकर वोट खरीदने के आरोप लगे हैं, लेकिन देश में पहली बार इन आरोपों को लेकर सांसद को कोर्ट ने सजा सुनाई है। वोटरों को रिश्वत देने के आरोप में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी कि टीआरएस की सांसद मलोद कविता को नामपल्ली में एक विशेष सत्र अदालत ने दोषी ठहराया है। कविता तेलंगाना के महबूबाबाद से सांसद है। मलोद कविता को 2019 के आम चुनाव के दौरान वोट के लिए रिश्वत देने का दोषी माना गया है। उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में उन्होंने कोरोना वैक्सीन की बर्बादी रोकने की अपील की थी। अब इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कोरोना वैक्सीन की हो रही बर्बादी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। केवल यही नहीं बल्कि उन्होंने तंज कसते हुए यहां तक कह दिया है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और नीतीश कुमार को बधाई भेजना चाहिए। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि बिहार में 16 साल से एनडीए की सरकार है। इस दौरान एनडीए ने बिहार में अपराध, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के क्षेत्र में राज्य को नीचा तो रखा ही, साथ ही अब वैक्सीन की बर्बादी भी बिहार के ऊपर से नंबर 1 पर रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य विभाग को बधाई भेजना चाहिए। जी हां, आप देख सकते हैं कि अपने इस ट्वीट में तेजस्वी यादव ने एक अखबार की खबर को भी शेयर किया है। जी हां, इस खबर में यह बताया गया है कि देश में वैक्सीन की बर्बादी 8 राज्यों में सबसे अधिक हो रही है। केवल यही नहीं बल्कि इससे सबसे पहले स्थान पर बिहार को रखा गया है। ऐसा बताया गया है कि बिहार में 1 मई से लेकर अब तक 1,26,000 डोज बर्बाद हो गए हैं। यही सब देखते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की ओर से भी इस मामले में रिपोर्ट जारी की गई है। जी हां, आप सभी जानते होंगे कि कुछ दिनों पहले ही बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी यह माना था कि वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। जी हां, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया भी गया था। इसी को देखते हुए उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि कोरोना वैक्सीन की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन टीके की बर्बादी रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। दोस्तों, बिहार में गंगा नदी पर प्रत्येक 40 किलोमीटर में एक पुल बनाने की योजना पर काम हो रहा है। 2025 तक ये योजना धरातल पर दिखने लगेगी। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार आने जाने वालों को आवागमन में सुविधा होगी। जी हां, उन्हें कम समय में कम से कम दूरी तय करनी होगी। जब बिहार में गंगा नदी पर पुराने 4 पुल थे, सभी को मिलाकर 10 लेन के आवागमन की सुविधा उपलब्ध थी। अब नया एक पुल 2 लेन का जेपी सेतु बन चुका है और 14 नए पुलों को बनाने की योजना पर तेजी से काम हो रहा है। 2025 तक बिहार की गंगा नदी पर नए और पुराने मिलाकर कुल 62 लेन के 19 पुल हो जाएंगे। दोस्तों, महंगाई से आम आदमी परेशान हो चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमत जहां आसमान छू रही है, वहीं अब रसोई गैस के भाव भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी आपको बता दूं कि तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करने का काम कर रही है, करती है, जबकि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर हो जाता है। पिछले महीने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया था, यानी कि बढ़ाया था। वही 19 किलोग्राम के सिलेंडर में 76 रुपए का इजाफा किया था। इस महीने को समाप्त होने में कुछ ही दिन बचे हैं। जी अब देखना होगा कि क्या 1 अगस्त को एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं या नहीं। यहां आपको यह भी बता दूं कि ग्राहकों के खाते में सब्सिडी भी नाम मात्र के लगभग 75 रुपए प्रति सिलेंडर आ रही है। किसी किसी में वो भी नहीं आ रहे हैं। जी अब 14 किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 900 रुपए के पार चली गई है। बिहार में तो ये 1000 रुपए के करीब है। 15 माह में रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 321 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
पिछले वर्ष यानी कि पिछले साल मई में एलपीजी सिलेंडर की कीमत थी 621 रुपए थी, अगस्त में बढ़कर 683 रुपए हो गई है। इसके अगले माह यानी कि सितंबर में यह राशि बढ़कर 692 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। जून 2021 में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 907 रुपए हो गई थी और जुलाई में 25 रुपए 50 पैसे बढ़कर 933 रुपए हो गई। इस बीच आपको बता दूं कि कई ग्राहकों को सब्सिडी की राशि भी खाते में नहीं मिल रही है। आपको भी शायद एलपीजी सिलेंडर का सब्सिडी नहीं मिलता है, जी मिलता है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मिलता भी है तो कितना रुपए मिलता है ये भी बताइए। दोस्तों एनसीपीसीआर के नए रिसर्च में दावा किया गया है कि 10 साल की उम्र के 37% बच्चे फेसबुक पर एक्टिव हैं, यानी कि फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक चलाते हैं 37% बच्चे, और भी 10 साल की उम्र के। जबकि इसी उम्र के 24% बच्चों का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है। ये अलग अलग इंटरनेट मीडिया की तरफ से तय मापदंडों के विपरीत है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोलने का कम से कम उम्र 13 साल निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर की तरफ से मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा वाली दूसरी डिवाइस का बच्चों पर प्रभाव, शारीरिक व्यवहार से जुड़े मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विषय का अध्ययन कराया गया है। इसमें पाया गया है कि 10 साल की उम्र के बड़ी संख्या में बच्चे इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय हैं। यह रिसर्च के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर कई प्रकार के सामग्री होती है, बड़ी संख्या में ऐसे सामग्री भी होती है जो बच्चों के लिए सही नहीं होती है। इसके अलावा बच्चों को इंटरनेट मीडिया पर धमकी और दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इस दिशा में सख्ती से पालन करने की जरूरत है। दोस्तों बिहार के सांस्कृतिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। जी हां, बिहार के सांस्कृतिक स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली की जाएगी। जी हां, स्कूलों में सांस्कृतिक शिक्षकों और अन्य खाली पड़े पदों पर यह बहाली होगी। जी हां, शिक्षा विभाग ने इसे लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार के सांस्कृतिक स्कूलों में बहाली का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, यह इंतजार अब समाप्त होने वाला है। जी हां, सालों से शिक्षकों और कर्मचारियों की बहाली नहीं होने के कारण बिहार के सांस्कृतिक स्कूलों के पाठन कार्य से लेकर कामकाज भी प्रभावित होता रहा है। सांस्कृतिक स्कूलों में शिक्षक नहीं होने का असर बच्चों के नामांकन पर भी दिखाई देता है। बिहार में सांस्कृतिक स्कूलों में इस विषय की शिक्षा दिलाने के प्रति अभिभावक इच्छुक नहीं दिखते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह स्कूल और व्यवस्थाओं की दुर्दशा ही मानी जाती है। बिहार में कुल 659 सांस्कृतिक स्कूल हैं, जिनमें 70 कोटि के विद्यालय अभी भी जांच के दायरे में हैं। इन विद्यालयों के अलावा अन्य स्कूल के शिक्षकों और कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। दोस्तों बिहार में 27-28 जुलाई से एक बार फिर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून के जोर पकड़ने के आसार बन रहे हैं। यह बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और चक्रवाती सिस्टम विकसित हो रहा है। इससे बिहार को एक बार फिर से अच्छी बारिश की आस जगी है। हालांकि अगले 3 दिन किसी भी तरह का मौसमी सिस्टम या ट्रफ लाइन बिहार के ऊपर से या फिर उसके आसपास से नहीं गुजर रही है। इससे तापमान में जबरदस्त इजाफे की संभावना है, यानी कि गर्मी होगी। कल बिहार में मात्र 1.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब तक बिहार में 542 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर भाग के ऊपर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 2-3 दिनों में वह निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा, लिहाजा यह तटवर्ती क्षेत्र में मानसून को सक्रिय करने में सक्षम होगा। इसके प्रभाव से मानसून बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से आगे तक कुछ हिस्सों में अच्छी खासी मात्रा में बारिश होने के आसार बन रहे हैं। दोस्तों 10 महीने की एक लड़का की जिंदगी 16 करोड़ रुपए की सुई बचा सकती है। जी हां, 10 महीने का मासूम आयांश एक ऐसी दुर्लभ बीमारी का शिकार है जो लाखों में किसी एक को होती है। मामला बिहार के पटना के रूपसपुर रुकनपुर का है। यहां रहने वाले आलोक कुमार सिंह और नेहा सिंह के बेटे आयांश को SMA यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एथरोपी टाइप 1 नाम की दुर्लभ बीमारी है। जी हां, आयांश मात्र 10 महीने का है। जब वह 2 महीने का था तो इस बीमारी का पता लगा था। SMA के शिकार बच्चे के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। आयांश की गर्दन के एक हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। 10 महीने बाद भी आयांश की हालात नवजात की तरह है। आयांश की मां नेहा सिंह बताती है कि जब हमें इस बीमारी का पता चला तो विश्वास ही नहीं हुआ। नेहा बच्चे का इलाज बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में करा रही है। नेहा सिंह के मुताबिक डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का शिकार बच्चा अधिकतम 2 साल जिंदा रह सकता है। यह धीरे धीरे हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। यह सांसें भी लेनी मुश्किल हो जाएगी।
जी अयाज के माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पर इलाज के लिए लगने वाला इंजेक्शन इतना महंगा है कि माता पिता की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। SMA के इलाज के लिए जोल्जेस्मा नाम की इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसकी एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। यह भारत में उपलब्ध नहीं है, इसे अमेरिका से मंगाया जाता है। इस महंगे इलाज के सामने माता पिता असहाय हो गए हैं। अयाज की मां नेहा सिंह बच्चे के इलाज के लिए लोगों से मदद मांग रही है। नेहा सिंह ने क्राउड फंडिंग की शुरुआत की है और सोशल मीडिया के जरिए लोगों से मदद मांगी है। नेहा सिंह सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से गुहार लगाते हुए कहती है कि बिहार का अयाज पहला ऐसा बच्चा है जिसे ऐसी दुर्लभ बीमारी हुई है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार और सरकार अगर मदद कर दें तो बेटे की जान बच सकती है। जी हां, अयाज के माता पिता साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आगे आकर मदद करें। बच्चे के पिता के मुताबिक मुंबई में एक ऐसा ही मामला पहले आया था। जी हां, उस केस में लोगों ने खूब मदद की थी और बच्चे का इलाज हुआ और उसकी जान बच गई। लोगों की मदद से लगे इंजेक्शन के बाद बच्चे की सेहत बेहतर है। दोस्तों, कल की वीडियो में यानी कि कल की न्यूज वीडियो में बताया गया था कि बिहार के 5 स्टेट हाईवे के बनने का रास्ता साफ हो गया है और वह स्टेट हाईवे कौन कौन सा है, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जी हां, ADB की ऋण राशि से मानसी से सिमरी बख्तियारपुर पथ SH95, कटिहार से बलरामपुर पथ SH98, बायसी से बहादुरगंज से दिगल बैंक पथ SH101, आबा से देव से मदनपुर पथ SH103, मंजेवे से गोविंदपुर पथ SH105। इन 5 सड़कों के लिए ADB 329 करोड़ मिलियन डॉलर का ऋण देगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया है कि 22 जुलाई को DE की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है। SH95 के बन जाने से मानसी से सहरसा जाने में 200 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। SH98 बन जाने से पूर्वी बिहार से उत्तर पश्चिमी बंगाल आने जाने में सुविधा होगी। SH99 के बन जाने से किशनगंज से NH30 और NH327 सहित इंडो नेपाल बॉर्डर रोड जाने में सुविधा होगी। दोस्तों, पिछड़े वर्ग के वोटों की जंग में समाजवादी पार्टी अब फिर पुरानी जैसी पैठ बनाने में जुट गई है। खास फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है। यह 2 चुनाव से ये जातियां सपा से खिसक कर भाजपा के साथ हो चुकी है। अब कोशिश वापस समाजवादी झंडे के साथ लाने की है। यह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसी रणनीति के तहत गैर यादव जातियों के नेताओं को खास तवज्जो देनी शुरू कर दी है। यह निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, साकी, कुशवाहा आदि जातियों के नेताओं की गोलबंदी करके साथ लाया जा रहा है। हाल ही में बनाए गए फ्रंटल संगठनों में पदाधिकारी नियुक्त करने की बात हो या फिर अन्य पार्टी संगठन, इन सबसे निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैन्य, शाक्य, कुशवाहा आदि जातियों को अहमियत दी गई है। पार्टी के साथ समस्या एक सशक्त पिछड़ा के सशक्त चेहरे का न होना है। दोस्तों, बिहार में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। इससे पहले विभाग ने इन उपभोक्ताओं की लिस्ट भी तैयार कर ली है। यह लिस्ट के हिसाब से टीम उपभोक्ताओं के घर घर जाकर कार्रवाई करेगी। यह दरअसल बिजली बिल भुगतान नहीं करने वालों के खिलाफ कंपनी विशेष अभियान चलाएगी। इसके लिए पूरे बिहार में एक विशेष टीम गठित की गई है। गठित की गई इस टीम के सदस्य बकायेदारों के घर घर जाकर बिजली बिल भुगतान करने का अनुरोध करेगी। इसके बावजूद भी अगर लोगों ने बिल जमा नहीं किए तो फिर कनेक्शन काटने के साथ ही अन्य कार्रवाई भी की जाएगी। हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़े। देश के चंद राज्यों में बिहार है जहां कोरोना काल के लॉकडाउन में भी बिजली खपत कम होने के बजाय उसमें वृद्धि हुई है। यह कंपनी ने रिकॉर्ड 6000 मेगावाट से अधिक बिजली आपूर्ति की है, लेकिन खरीद कर बिजली दे रही कंपनियों के राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकी है। आमदनी में वृद्धि के बदले कमी हो गई है। इसका मूल कारण लोगों द्वारा बिल भुगतान नहीं करना है। इसीलिए कंपनी घर घर जाकर बकायेदारों से संपर्क करने का निर्णय लिया है। यह खासकर वैसे उपभोक्ताओं के यहाँ टीम के सदस्य जाएंगे जिनका बकाया अधिक है। अधिकारियों के अनुसार बिजली बिल वसूलने के लिए कंपनी ने कई स्तर पर काम किया है। इसके तहत सबसे पहले अधिकारियों की टीम गठित की गई है, जी हां, जिसका एकमात्र काम बिजली बिल वसूली का रहेगा। जी हां, उपभोक्ताओं के घर जाने पर टीम के सदस्य लोगों को बिजली बिल जमा करने के लिए उत्साहित करेगी। टीम के भ्रमण के दौरान अगर कोई उपभोक्ता बिल जमा करना चाहेंगे तो ऑन स्पॉट बिल जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी। इसके तहत उपभोक्ताओं की ऑन स्पॉट बिलिंग और फिर उसे जमा करने की सुविधा दी जाएगी। शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी। लोगों को डिजिटल भुगतान की सुविधा दी जाएगी। कंपनी ने विशेष शिविर लगाने का भी निर्णय लिया है ताकि कोरोना काल में अगर कोई भी कंपनी के कार्यालय आकर बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं तो वे अपने नजदीक हाट बाजार में आकर ही बिल भुगतान कर दें।
दोस्तों बिहार के जहानाबाद में पुलिस पब्लिक की भिड़ंत की वजह से एक महिला सिपाही की जान चली गई है। जहां बिहार के जहानाबाद में एक महिला सिपाही की मौत हो गई, जहां पुलिस और आम पब्लिक की बीच भिड़ंत हो गई है, जिससे महिला सिपाही की जान चली गई है। जहां जान जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इस घटना में कई अन्य पुलिस वाले भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। जहां घटनास्थल पर मौजूद पुलिस की सीनियर अधिकारी हालात को काबू करने में जुटे हुए हैं। घटना जहानाबाद जिले के परसबिघा थाना क्षेत्र की है। दोस्तों बच्चों पर ध्यान ना देना कई बार कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका ताजा उदाहरण बेंगलुरु में देखने को मिला है। यहां एक बच्चे ने भगवान गणेश की छोटी सी मूर्ति निगल ली, लेकिन गनीमत रहे कि समय पर इलाज होने की वजह से बच्चे को बचा लिया गया है। यह डॉक्टरों ने बिना समय गवाए एक्सरे से पता लगाया कि मूर्ति कहां है और उसे जल्द से जल्द बाहर निकालकर मासूम की जान बचा ली गई है। जी हाँ, ये होश उड़ा देने वाली घटना कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई है, जहां एक 3 साल के बच्चे ने लगभग 5 सेंटीमीटर लंबाई की भगवान गणेश की मूर्ति निगल ली है, लेकिन समय पर इलाज होने के चलते उसे बचा लिया गया है। बच्चे ने खेलने के दौरान मूर्ति को निगल लिया था, जिसके बाद उसके सीने में दर्द होने लगा और उसे लार निगलने में भी परेशानी होने लगी थी। बसावा नाम के इस बच्चे को मणिपाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने पहले उसका एक्सरे किया, जिसके बाद देखा गया कि मूर्ति आखिर किस हिस्से में फंसी हुई है। मूर्ति खाने के नली के ऊपर हिस्से में फंसी हुई थी। एंडोस्कोपिक से मूर्ति को निगलने के बाद करीब 3 घंटे तक अस्पताल में बच्चे की मॉनिटरिंग हुई और 4 घंटे के बाद उसे दूध पिलाया गया। इसके बाद शाम तक उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 79वें भाग के तहत देशवासियों को संबोधित किया। जहां पीएम मोदी ने इस दौरान ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए देशवासियों से भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने को कहा। पीएम मोदी ने कारगिल विजय दिवस और करीब आ रहे स्वतंत्रता दिवस पर भी जिक्र किया। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में रविवार को देशवासियों से ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर करने और उनका उत्साह बढ़ाने को कहा है। जहां साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई के कारगिल विजय दिवस का जिक्र किया है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस का भी जिक्र किया और कहा है कि भारत आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही देशवासियों से आह्वान किया है कि जिस प्रकार देश की आजादी के लिए सभी लोग एकजुट हो गए थे, उसी प्रकार सभी को देश के विकास के लिए एकजुट होना होगा। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा है कि 2 दिन पहले की अद्भुत तस्वीरें, यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलता देखकर मैं ही नहीं बल्कि पूरा देश ही रोमांचित हो उठा। दोस्तों सहलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है। जी और कहा है कि जल्द ही बीजेपी के पाप का घड़ा भरने वाला है और उसे वे खुद फोड़ेंगे। जी राजभर ने सीएम योगी की संपत्ति कुर्क करने की बात भी कही है। जी वाराणसी में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है। एलपीजी से लेकर पेट्रोल और सरसों के तेल के दामों में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी से लेकर सरकार को घेरते हुए राजभर ने कहा कि जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तब तक ये भारतीय जनता पार्टी थी, अब ये जुमलों वाली पार्टी बन गई है। जी जुमलों वाली पार्टी भारतीय झूठ पार्टी हो गई है। सीएम योगी का घेराव करते हुए सुभाषपा के प्रमुख ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके 1 करोड़ 61 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही है। पता नहीं सीएम ने ये नौकरी कहां दी है, क्या मंदिर में दी है या फिर समुद्र में पानी पीटने के लिए दी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 ही लोग झूठे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। ओम प्रकाश राजभर के अनुसार बीजेपी के पाप का घड़ा तेजी से भर रहा है। 2 महीने में यह भर जाएगा तो इसको वहीं बनारस से फोड़ूंगा। ओपी राजभर ने कहा है कि बीजेपी के नेता निर्दल हो चुके हैं, इनके खिलाफ जो बोलता है उसको धमकाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा है कि अभी मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके संपत्ति कुर्क कराने की बात कही है। 2022 में उनकी संपत्ति कुर्क कराऊंगा। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वे गलत काम करें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून और गैर कानूनी गतिविधि यानी कि यूएपीए को रद्द करने की हिमायत करते हुए कहा कि असहमति और सरकार से सवाल पूछने वाली आवाजों को दबाने के लिए आमतौर पर इन कानूनों का इस्तेमाल किया जाता है, इन कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। यूएपीए के तहत आरोपी 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत का जिक्र करते हुए 4 पूर्व न्यायाधीशों यानी कि जजों में से एक आफ्ताब आलम ने कहा कि यूएपीए ने हमें दोनों मोर्चे पर नाकाम कर दिया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक स्वतंत्रता है।
दोस्तों 2024 में बीजेपी से लड़ने के लिए पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि टीएमसी को बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष की अगुवाई को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। जी हां, कई क्षेत्रीय दल ममता बनर्जी के साथ आने को तैयार हो गई है। जी हां, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी टीएमसी की पिछलग्गू बनना पसंद करेगी? जी हां, सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की प्रस्तावित मुलाकात से पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी ने साफ कर दिया है कि यदि बीजेपी के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है तो उसकी अगुवाई यूपीए चेयरमैन से ही करेगी, यानी कि कांग्रेस ही करेगी। आपको बता दूं कि ममता बनर्जी 5 दिनों के लिए दिल्ली पहुंच रही है और इस दौरान वे सोनिया गांधी सहित विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करके साथ काम करने की मांग कर सकती है। इस बीच कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने शनिवार को कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों को सोनिया गांधी की अगुवाई में एकजुट होना चाहिए। एएनआई से बात करते हुए एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से न्योता दिया गया है। उन्होंने पहले भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बैठक बुलाई थी और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए थे। जी हां, वह वही दोबारा कर रही है। कांग्रेस नेता ने यह भी याद दिलाया है कि जब सोनिया गांधी ने विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की तो टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि कई मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अलोकतांत्रिक ताकतों से लड़ने के लिए कई बैठकों का आयोजन किया। कई बैठकों में टीएमसी शामिल नहीं हुई, लेकिन अब देश के लोग चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट हो। बीजेपी से लड़ने के लिए सभी दलों को सोनिया गांधी के नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए। दोस्तों रोहतास जिला के विक्रमगंज के रहने वाले गुरुजी कुछ अन्य गुरुओं से अलग है। इनके यहाँ तामझाम नहीं बल्कि पढ़ाई के बल पर सपना देखने वाले छात्र ही आते हैं। पढ़ाई के बीच कोई भी शुल्क नहीं बल्कि पूरा होने के बाद बिना गुरु दक्षिणा लिए किसी को नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, गुरु दक्षिणा भी सिर्फ 1 रुपया। जी हाँ, नाम है रजनीश कांत श्रीवास्तव उर्फ मैथमेटिक्स गुरु आर.के. श्रीवास्तव। जी हाँ, अब तक 540 निर्वध परिवार के छात्र इंजीनियर और अन्य सरकारी सेवक बनकर सपने को साकार कर चुके हैं। खेल खेल में जादुई तरीके से गणित पढ़ाने का उनका तरीका लाजवाब है। कबाड़ की जुगाड़ से प्रैक्टिकल करके गणित सिखाते हैं। इनके द्वारा चलाया जा रहा नाइट क्लासेस छात्रों को भी रास आती है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।